हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं, जो कि 3 दिन में आप सभी का पूरे 6 शिफ्टों में पेपर समाप्त होने वाले हैं, जो कि ऑफलाइन आपका पेपर होने वाले हैं। इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जीके प्लस हिंदी के पहले मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और इस पहले पेपर में आप सभी को कुछ नया टॉपिक के सवाल देखने को मिलेगा। जिस तरह से यूपीएसआई का पेपर 14 और 15 मार्च को कंप्लीट हुआ है और उसमें कुछ नए सवाल देखने को मिला था, जिस टॉपिक से नए सवाल देखने को मिला था उसी टॉपिक के सवाल इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे जा सकते हैं। पूरे 80 सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट रहेगा खुद से कि आप 50 सवाल इस क्लास से सही करें। और याद रखिएगा, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो इसलिए आप पूरे 80 सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आदत बनी रहेगी, आप अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से देना है, चाहे वो आपसे गलत हो चाहे आपसे सही हो। ओके, तो जैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह का रियल टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए साबित होने वाला है। यदि आप ये 80 सवाल तैयार कर लेते तो समझिए कि यूपी पुलिस के पेपर में बार बार इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल शिफ्ट में। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा क्योंकि हर क्लास का कमेंट हम लास्ट में जरूर चेक करते हैं। ओके, तो देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। बताएंगे आप लोग, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? सितंबर 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इस्तांबुली को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों विभाजन, इसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं? तो पूरे 3 प्रकार के। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? पूरे 12। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? किस अनुच्छेद में? बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित है? तो अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए
ये सिलेक्शन वाले सवालों को जरूर पढ़ना है। आप सभी को हम पूरे 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप सभी को नए पूरे 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। पहले आप सभी को तो ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ व्हाट्सएप पे मंगवा लेनी, जो कि आपको खुद से सभी सवालों को सॉल्व करना है। लास्ट में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जैसे कि एक सेट में आप सभी से पूरे 150 सवाल पूछेंगे, तो उसी तरह हर टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे इस टेस्ट में। ओके, तो मिलेगा आपको कैसे? आप सभी को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करना है। ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करेंगे, टीम आपसे बात करके 1 मिनट में ये सारा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेगी। मात्र भाई 50 रुपीज़ आप सभी को पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले मेरे दोस्त, आप सभी को इसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा तालवाद्य नहीं है? जैसे घटम है, तबला भी है, मृदंगम है, लेकिन सरोद एक तालवाद्य नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो मैरी कॉम ने लिखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? इनमें से ऐसी कौन सी नृत्य शैली जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है भाई? तो फॉग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को, गुप्त काल का टेराकोटा जो कि पक्की मिट्टी है, इसकी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बताएंगे आप लोग। गुप्त काल का टेराकोटा की जो ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो किस शहर में मिलते हैं, किस जनपद में मिलते हैं? तो ये झांसी मिलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसका वृद्धि प्रतिशत क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.22% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? बता सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए, उत्पादन शुल्क होता है भाई, मूल्यवर्धित कर भी शामिल है, सेवा कर भी शामिल है, लेकिन सीमा शुल्क है, इसे शामिल नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है?
बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 को। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन व्यक्ति था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो सातों वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन वापस जाओ, इसके साथ स्वागत किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 241 में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्त मेरे लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे, ओके? याद रखिएगा, आपको हर एक सवाल का उत्तर आपको खुद से करना है, ठीक है? निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया था कि उद्देशिका जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है? तो बेरूबारी के फैसले के बाद। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सुधार दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में वर्णित है? ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सुधार दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में इसको वर्णित किया गया है? तो समवर्ती सूची में वर्णित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हल करिए। पालीताना मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भावनगर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो साथियों, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वो वर्ष 2016 था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। योजना अवकाश की अवधि का संबंध बताइए। योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है? 1966 से लेकर 1969 तक है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38। ताप्ती तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? ताप्ती यानी तापी तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो परसुड़ी कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो पूरे 8 वर्ष बाद।
बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो साथियों, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? 1206 से लेकर 1210 के बीच शासन किया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यात के नाम से जाना जाता है? हल करिए। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यात के नाम से जाना जाता है? तो शासन कला पर। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? बताइए, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा खिलाफ कानून बना दिया था? तो विलियम बेंटिक ने बनाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? भारतीय संविधान में यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। आप जानते हैं कि डेली क्लास अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्त मेरे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय जो निकाय होते हैं ना, ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को हल किया जाए, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा तथा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना कारण होता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? तो विटामिन ए है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन एक बिल्कुल साधारण सा सर्वनाम शब्द दिखाई दे रहा है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? लवंग लौंग, कौन सा भाई तत्सम है, उसका कौन सा तद्भव है? तो देखिए लवंग, इसका जो तद्भव होगा वो लौंग होगा। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता इनमें से कौन है? तो केशव दास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो राष्ट्रीयता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऋग्वेद सबसे पहले आएगा, ऋच आएगा, ऋजु आएगा, ऋड आएगा। जैसे हिंदी का इंग्लिश का डिक्शनरी होता है ना, उसी तरह हिंदी का भी एक डिक्शनरी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले रिच आएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यही सवाल बार बार पूछ देता है, यदि डिक्शनरी से सवाल पूछता है यानी शब्दकोश से पूछता है तो हिंदी वाले से। ओके। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचन में क्रमशः कौन सा समास है? चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचन में क्रमशः समास कौन सा है? तो आपकी सभी बहुब्रीहि हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, नागमती का वर्णन है किसमें? नागमती का वर्णन है तो पद्मावत में।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, सर्वनामिक विशेषण किसके बाद आते हैं या किसके पहले आते हैं? सर्वनामिक विशेषण तो आपको मालूम है संज्ञा से पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, सुकृत वर्ड से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ड से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, आग शब्द का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? आग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वैश्वानर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, ये कौन सा विराम चिन्ह है बताइए? विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक है, लाघव चिन्ह या संयोजन चिन्ह है? इसको आप कौन सा चिन्ह नाम देते हैं बताइए? सभी बताना है। तो ये विवरण चिन्ह है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार इनमें से कौन से हैं? तो कुतुबुद्दीन है। सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, बंदूक एक उपयोगी क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, खड़ी बोली की पहली रचना है बताइए? खड़ी बोली की पहली रचना है तो किसकी? प्रेम सागर की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। आप लोग अपना स्कोर भाई गिनती करते चलिएगा, साथ में लास्ट में पूछा जाएगा, ठीक है? इसी तरह आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। तापस बाला सी गंगा कूल में अलंकार इसमें कौन सा बताइए? तापस बाला सी गंगा कूल में अलंकार आप सभी को बताना है, तो कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 64 को, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए है और औ है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, नीति का बहुवचन क्या होगा? नीति का बहुवचन तो सर जी नीतियां होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? साध्वी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो इतना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो इसमें नाम धातु है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों आप जानते हैं कि आपके पेपर में 38 सवाल जीके के आने वाले हैं और 37 सवाल हिंदी के आने वाले हैं। ये 75 सवाल आप सभी के पेपर में आने वाले हैं जो कि 150 नंबर के पूछे जाएंगे। यदि आपने इसमें अधिक स्कोर कर लिया तो आप अपने कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जो रीजनिंग में 55 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से जो 20 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी टोटल 75 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए सभी स्टूडेंट स्कोर हाई करने वाले हैं, क्योंकि आपका सेम लॉजिक है, कुछ भी लॉजिक में बदलाव नहीं होने वाला। यदि आप मैथ में कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप 20 का 20 सवाल सही कर सकते हैं। रीजनिंग में भी आप यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लगभग पूरे स्कोर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए सभी स्टूडेंट मैथ रीजनिंग में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाले, लेकिन ऐसे ये 2 सब्जेक्ट की जीके हिंदी, यदि आप इसमें अधिक स्कोर किया तो आप भाई अपने फाइनल कट ऑफ को पूरा अच्छी तरीके से पार करने वाले हैं। तो इसलिए जीके हिंदी पर अधिक आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिए। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा ना रहे कि छूटे आप सभी से, सही हो आप सभी से। ओके, तो इस तरह का टारगेट होना चाहिए। नवरत्न शब्द में कौन सा समास लगा है? तो द्विगु समास है इसमें। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 72 को,
ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? बताएंगे आप सभी लोग। तो अग्रभाग आवश्यक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। एक का तत्सम शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो तेल एक तत्सम शब्द नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध कौन सा है भाई? जैसे कि अनानास तो हमें ठीक लग रहा है। अच्छौ हड़ी नहीं होता है, जो अच्छौ हड़ी है ना कैसे होता है? जो ऑप्शन बी है अच्छौ हिड़ी होता है, ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आकस्मिक, आकस्मिक कैसे लिखते हैं भाई? इसमें होता है, ऐसे मात्रा होता है। जैसे आकस्मिक आप लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे आकस्मिक लिखते हैं। उसके बाद अकाल नहीं होता है, अकाल सिंपल सा होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से भाग क्या पर्यायवाची कौन सा नहीं? जैसे प्रारब्ध है, भवितव्य है, नियति है, लेकिन नियत नहीं है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए 76 को। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो एक तालव्य में ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किसमें? चाचा में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, एक का अर्थ ऐतराज, ऐतराज किसमें भाई? आपत्ति है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 78 को। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची बताइए। अर्क है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। बरवय छंद है, कैसे? बरवय छंद है जो कि अर्ध समात्रिक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, मेरे लास्ट सवाल आज की इस क्लास का हल करेंगे आप सभी लोग। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्रा है? तो पूरी 16 मात्रा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 80 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि इन 80 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ आप सभी को अपना स्कोर करना है। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप का प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। किसी प्रकार का आपको डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस 80 सवाल को बनाने में 2 दिन का समय लगता है मेरे दोस्त, तभी ये क्लास आपके बीच आ जाती है। आप देखते हैं एक एक दिन पूरा दिन गैप हो जाता है, एक भी दिन क्लास नहीं हो पाती है, इसलिए मेरे दोस्त ओके, इतना मेहनत केवल आपके लिए, बस आपको मेहनत की आवश्यकता है इस टाइम। 2 महीना 16 दिन लगी हमारे साथ अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको तैयारी करवाने लिए। पूरे 75 के 75 सवाल टारगेट हमारा है कि सही करना। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।